MG कॉमेट की सबसे बड़ी कमी क्या है और क्या अच्छाइयाँ है, लॉन्ग टर्म रिव्यू में यही तो पता चला। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं MG कॉमेट का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो, जिसमें कमियां भी बताऊंगा डिटेल के साथ कि एक्चुअल में सबसे बड़ी कमी है क्या इस ईवी में। शुरुआत इसके लुक्स के कुछ खास पॉइंट से करता हूं। देखने में कैसी लगती है ये तो आप जानते ही हो। यहाँ पर चार्जर दे रखा गया है, जिसमें अब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है कुछ मॉडल के साथ में। LED लाइटिंग बेस्ट, कोई नहीं देता है इतनी बेहतरीन लाइटिंग के रात में आप इस गाड़ी को 105 की स्पीड पे चलाओ, सब कुछ क्लियर दिखता है, भले ये गाड़ी उससे ज़्यादा तेज चल नहीं पाती है। दूसरा, बड़े से ORVM जिनसे आपको पीछे का साइड का व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी अच्छाई, गाड़ी की क्लियरेंस ऐसी है कि आप बैठ के चलते हैं तो छोटी मोटी गाड़ियां जैसे कि i20 बलेनो इसके सामने बच्ची नजर आती है, आपको लगता है आप SUV चला रहे हैं। और ग्लास एरिया इतना बड़ा है कि भीतर क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। हाँ, एक और चीज वो ये इसके डिजाइनर डोर हैंडल्स इसमें लुक्स को अच्छा बनाते हैं। इधर आपको क्वार्टर पैनल भी फुल साइज का मिलता है, एरोप्लेन स्टाइल का। ऊपर से एक और प्लस पॉइंट, ये इतने बड़े डोर हैं कि भीतर आना जाना आगे और पीछे के पैसेंजर्स के लिए बड़ा आसान है। आप कार का एक दरवाजा खोलकर चारों पैसेंजर्स को बिठा सकते हैं, है ना कमाल की बात। पीछे से देखने की बात आए तो गाड़ी ऊंची है, एक SUV जितनी ऊंची है, बल्कि कई SUV से ज्यादा ऊंची है। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप और ये इसकी लाइटिंग सबसे बेस्ट, देखने में लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैंने जब इस कार को चलाया तो एक चीज नोटिस की है, टाटा नैनो को चलाने के बाद जिस समय लोग देखा करते थे उस गाड़ी को, बिल्कुल वैसा ही फील आता है कॉमेट को चलाते हुए। और इसे भी लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं, यानी आप लोगों की आंखों में चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह इतनी गुड लुकिंग है। एक ये लाइटिंग इधर भी देखिए, बहुत अच्छी LED लाइटिंग मिलती है। रिफ्लेक्टर डिजाइन भी अच्छा है, MG कॉमेट की बैजिंग और ग्लास एरिया यहाँ से देखने में भले ठीक लगे, लेकिन भीतर से थोड़ा कम ही दिखता है क्योंकि यह काफी ऊंचा है। नीचे तक होता तो मजा आता, लेकिन फायदा क्या था, सीट्स की वजह से दिखना फिर भी बंद हो ही जाता। मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इस कार की सबसे बड़ी कमी क्या है। आइए बताता हूं। सबसे बड़ी कमी है इस कार का बूट स्पेस। इस कार में लिटरली ना के बराबर बूट स्पेस है। आप लैपटॉप बैग तो रख सकते हैं, लेकिन एक चेक इन बैग नहीं रख सकते, एक सूटकेस नहीं रख सकते, एक बड़ी साइज का डफल बैग नहीं रख सकते। उसका इलाज क्या है? अब इतनी जगह बन जाती है इसमें कि आप एक बड़ा AC भी रख सकते हैं। ये क्या डिजाइन है, इतनी जगह अब देनी थी थोड़ा और दे देते ताकि इस कार में थोड़ा और प्रैक्टिकल सामान भी रख सकते। ये इसकी सबसे बड़ी कमी लगी मुझे। हालांकि यह हाईवे कार है नहीं तो लोगों को बूट स्पेस से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सब्जियां वगैरह रखने के लिए भीतर बहुत जगह है। हाँ, बोनेट के नाम पर तो जरा सी जगह है, 6 इंच भी नहीं है। यहाँ से पानी और कूलेंट भर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और छोटा सा बोनेट दे रखा गया है, बहुत टाइनी सा है, थोड़ा अटपटा भी लगता है। यहाँ आपको चार्जिंग पोर्ट दे रखा गया है, इधर आप नॉर्मल चार्ज कर सकते हैं। यह फास्ट चार्जिंग वाली गाड़ी नहीं है, लेकिन नॉर्मल भी आप सिर्फ 2 घंटे में इससे इतना चार्ज कर सकते हैं कि 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर चले जाएंगे, वो भी नॉर्मल चार्जिंग में घर की। और अगर आप रात में लगाते हैं तो यह 6 घंटे में लगभग फुल चार्ज हो जाती है। डिपेंड करता है पहले से कितनी चार्जिंग बची हुई थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे 6-7 घंटे के बाद भी चार्जिंग बची मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी अगर अच्छा वोल्टेज आता है तो यह बेहतरीन काम करती है। एक और प्लस पॉइंट है, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो भी ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी, दूसरी नहीं होती है। ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि बाहर कहीं भी आप चार्ज करने जाएं हर जगह अर्थिंग नहीं मिलता है। MG कॉमेट EV, देखिए इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारी कमियां भी। तो शुरुआत करते हैं ड्राइव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को लेकर। ऊंचाई पर बैठ के आप गाड़ी चलाते हैं
तो बगल से निकलने वाली गाड़ियां आपको छोटी नजर आती, जैसे i20 निकली। अब ऐसा लगता है कि मैं उसको छत को प्रॉपर देख रहा हूँ, यानी मैं एसयूवी पे चल रहा हूँ, वो हैचबैक पे चल रहे हैं, जबकि ये एक सिटी कार है। हाँ, फिर भी इसकी पोजीशन ऊंची है। उसका फ़ायदा विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। सिटी की कितनी भी कम से कम जगह क्यों ना हो, इस गाड़ी को आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। विजिबिलिटी को मैं इसके दूंगा पूरे 9.5 मार्क्स। आधा मार्क्स काटा है मैंने। क्यों? पीछे देखने में थोड़ी दिक्कत आती है इस मिरर से, क्योंकि पिछली सीटें ऊंची है, जिसकी वजह से कार के बहुत नज़दीक कुछ है तो वो दिखाई नहीं देता है। ये एक माइनस पॉइंट है, इसी वजह से आधा मार्क्स काटना पड़ा, वरना इस कार का क्या कहना, क्योंकि इसका मुकाबला तो कुछ ऐसी कारों से है जो इंडिया में है ही नहीं। ये सच बात है, वो इलेक्ट्रिक कारें इंडिया में आती नहीं है। राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया, नो कंप्लेन। हैंडलिंग काश इसकी ऊंचाई इतनी ना होती तो हैंडलिंग भी अच्छी हो जाती, क्योंकि बॉडी रोल तो है। पतले टायर, ऊंची गाड़ी बॉडी रोल बढ़ाती है। नतीजा तेज स्पीड में अगर आपको मुड़ना पड़े तो आपको थोड़ा पेडल से पैर हटाना पड़ता है। यानी हैंडलिंग को 7 मार्क्स, बस इससे ऊपर नहीं दे सकता, जबकि राइड क्वालिटी को पूरे 9 मार्क्स। स्टीयरिंग फीडबैक भी ओके है, 7 आउट ऑफ 10। ये 8 और 9 लाख नहीं है, लेकिन कंट्रोल इसके ऊपर जो दे रखे गए वो बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा काम भी करते हैं। और इवन यहाँ पर दिए हुए एसी के आगे ग्लास रखने की जगह वहाँ सचमुच ठंडा हो रहता है कोल्ड ड्रिंक, और इवन इतना ठंडा होता है एसी इसका कि यहाँ पर पानी जमा हुआ है। इस समय मैं हाथ लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पानी है, अगर आप देख पाए तो प्रॉपर पानी है उंगली पर, और ये पानी जम जाता है क्योंकि अभी अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी। नतीजा कि ह्यूमिडिटी बढ़ी और इसने बिल्कुल गाड़ी को चिल कर दिया। यानी एसी के लिए फुल मार्क्स, और इवन पीछे बैठे हुए लोगों के लिए भी। हाँ, चलिए पीछे की बात कर लेते हैं। देखो, जगह की कमी तो नहीं है, क्योंकि नी रूम भी है, लेग रूम भी है। एमजी ने स्मार्टली खेला है, इंटीरियर को इतना ब्राइट बनाया है कि यहाँ बैठा व्यक्ति क्लास्ट्रोफोबिक भी फील नहीं करेगा। जबकि जगह की तो कमी नहीं है, लेकिन फील भी ना आए इसका ध्यान रखा गया। ऊपर से इतनी बड़ी विंडो किसी भी बड़ी कार में नहीं मिलती है जितनी इसमें मिल रही है। यानी एक चीज की तारीफ तो करनी बनती है। जबकि मजेदार बात यह है कि मैं 5 फुट 10 इंच लंबा हूँ, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना ही नी रूम में और ना ही हेडरूम में। और विजन यहाँ से कुछ भी रुकता नहीं है, यानी आप बैठे बैठे मजे कर सकते हैं। और हाँ, ये जगह आर्मरेस्ट की तरह से काम कर जाती है। मगर इस कार में एक बात तो है कि इस सीट पर कंफर्ट ठीक ठीक है सिटी ड्राइविंग के लिए, लेकिन क्या लॉन्ग जर्नी? ओके, जितनी चल सकती है रेंज के हिसाब से उतनी तो आप कर ही सकते हैं। कमी क्या है? कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई पावर सॉकेट है। एसी की कूलिंग यहाँ बहुत बढ़िया काम करती है, किसी को भी कंप्लेन नहीं, यानी मेरी वाइफ को भी नहीं, जिसे कि एसी बिल्कुल फ्रीजर जैसा चाहिए। यानी कार उसे भी एसी के मामले में पसंद आई। अब बात आपसे करूं मैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। 3 मोड मिलते हैं, इकोनॉमी, कंफर्ट या सिटी मोड, और दूसरा इसका है स्पोर्ट मोड। एक बटन से बदल जाता है। इस समय इकोनॉमी भी चल रही थी, अब मैंने इसे लगा लिया नॉर्मल मोड और ये आ गया स्पोर्ट मोड। फिर वापस मैं इकोनॉमी में कर लेता हूँ। अब आपको बताता हूँ इनके डिफरेंस का असर क्या है, क्योंकि बहुत गाड़ी चला ली, बहुत ज़्यादा चला ली, 6-7 महीने कम नहीं होते। अब इसका असर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इकोनॉमी मोड पर यह गाड़ी मैक्सिमम 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ती है। कभी कभी 86 पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर ढलान हुई तो, नहीं तो 84। और यह गाड़ी 84 की स्पीड पर बहुत अच्छी इकोनॉमी दे देती है। यानी अगर आप सर्दियों में से चलाएं तो यह 200 किलोमीटर कहीं नहीं जाते, क्योंकि मैं इस गाड़ी को लास्ट दिसंबर की शुरुआत से चला रहा हूँ और मैंने इसे मिड मई तक चलाया है, यानी ठेठ गर्मियों तक इसको चलाया है। और उस तक चलाने में मैंने जो नोटिस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ।
उस समय यह बड़ी आसानी से 200 किलोमीटर कर लेती थी। जब गर्मियां पड़ी जबरदस्त मई और जून वाली, मई लास्ट और जून तक, हमने ये नोटिस किया कि इसकी स्पीड तो मेंटेन रही लेकिन इसकी रेंज घटी है, क्योंकि हमें एसी को थोड़ा तेज करके चलाना पड़ता था। नतीजा, इस गाड़ी ने 170 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर की रेंज दी है। उन ठेठ गर्मियों में जब दिल्ली का टेम्परेचर ने रिकॉर्ड बनाया 53 डिग्री सेंटीग्रेड का, उस समय तक। यानी यह गाड़ी रेंज घटाती है और सिर्फ गर्मियों में, जबकि सर्दियों में अच्छी रेंज मिलती है, चाहे आप इसका हीटर ऑन रखें या कूलिंग पर चलाएं। ठीक है, अब आपसे बात कर लेता हूं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। शहर में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं जो 15 लाख रुपए तक कीमत की आती हैं, आप सिटी में उन सबको फटाफट ये ओवरटेक कर सकते हो, वो भी इकोनॉमी मोड में, क्योंकि इसका पिकअप बहुत अच्छा है, जो कि एक्चुअल में इसी कीमत की आती हैं। हाँ, इसी कीमत केवल 7 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है। जी हाँ, 6,98,000 से आप ले सकते हैं, और उसकी भी रेंज और पावर सेम ही है। बस डिफरेंस क्या है, उसका इंटीरियर बदल जाता है और उसमें हैलोजन लैंप मिलते हैं, और मेरे हिसाब से 7 लाख रुपीज में बेस्ट डील है। अगर आपके स्टेट में सब्सिडी मिल जाए तो फिर क्या नहीं क्या। अब बात करें इसके सबसे बड़े एस्पेक्ट स्पोर्ट मोड की। भाई सुनने में तो बड़ा धांसू लगता है और चलाने में भी धांसू है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सच बताऊं, मैंने स्पोर्ट मोड सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज किया है, एक्चुअल में यूज नहीं किया है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इकोनॉमी मोड ही सबसे बेस्ट मोड है। और हमें नॉर्मल मोड पे भी तब आना पड़ा जब हम 1-2 बार एक्सप्रेस वे पे आते जाते हैं। चूँकि मेरे शहर में ही एक्सप्रेस वे हैं तो मुझे चलना पड़ता है, वहाँ पर टॉप स्पीड जो है 100 किलोमीटर की है, तो मुझे इसे नॉर्मल मोड पे कर लेता हूँ ताकि मैं इसे 100 की स्पीड पर चला सकूँ। बस, बाकी कहीं भी मुझे इसके स्पोर्ट मोड की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। नॉर्मल और इकोनॉमी मोड ही मोर देन इनफ है किसी को भी ओवरटेक करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी कमियों की। देखो, कई कमियां हैं। चलाते समय यह गाड़ी नॉइज करती है। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत कंफर्ट, काम, कंपोज्ड गाड़ी चल रही है इलेक्ट्रिक कार की तरह। हाँ, स्पीड ब्रेकर जैसा कि अभी आया था, उस पर आपको गाड़ी थोड़ा धीमी करके निकालनी पड़ती, क्योंकि गाड़ी ऊंची है और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन किसी भी स्पीड ब्रेकर पर, मतलब बहुत लंबी चलाई मैंने, ऊंचे से ऊंचा स्पीड ब्रेकर जिस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां अटक जाती हैं, ये नहीं अटकी। क्यों? क्योंकि इसका व्हील बेस छोटा है। और लोग ग्राउंड क्लियरेंस तो देखते हैं, व्हील बेस के बारे में बात नहीं करते। इसीलिए कहता हूँ, रोल ओवर एंगल, डिपार्चर एंगल, रैंप एंगल, इनके बारे में जब तक आप नहीं समझोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको यह नहीं बताता है कि गाड़ी ऊंचाई से या ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर निकल पाएगी या नहीं। ऐसा समझ गए? इसीलिए कहता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस मायने हमेशा नहीं रखता है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बड़ी एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वो है इसके चलो कंक्लूजन में ही बात करते हैं उस बारे में। कुछ लोग इस गाड़ी से बड़ा अजीब सा फील करते हैं, लेकिन यह बात से कोई इनकार नहीं करता कि यह एक बेहतरीन क्यूट कार है और सिटी ड्राइविंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। हाँ, मुझे नॉर्थ इंडिया में यह गाड़ियाँ सड़क पे उतनी नहीं दिखी जितनी मुझे साउथ इंडिया में दिखी हैं। वजह भी है, नॉर्थ इंडियन थोड़ा जल्दी भरोसा नहीं करते किसी भी चीज़ पर कंपेरेटिवली साउथ ऑफ इंडिया में रहने वाले लोगों के मुकाबले। और चाइना में तो दुकानें लगी हैं इस तरह की गाड़ियों की, और हर रोड पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है, और वहाँ पर गाड़ियाँ एक चार्ज में केवल 70 से 80 किलोमीटर चलती हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हीं गाड़ियों को परचेज करते हैं। रीजन, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है सिटी में चलने के लिए। हम इंडियंस ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमें थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को आजमाने में। जैसे कि चाइना ने 5 साल पहले ही इस तरह की गाड़ियों को अपना लिया, हम इंडियंस को अभी 5 साल और लगेंगे। यानी यह समय से पहले हमें मिल गई है, कोई माने या ना माने। तो क्या समय से पहले परचेज करना फायदे का सौदा होता है? हाँ, अगर आप दुनिया से आगे चलना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, क्योंकि यह बेस्ट
सिटी कार है किसी भी पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, सीएनजी कार के मुकाबले, क्योंकि इसकी रनिंग है एक्चुअल में 55 से 60 पैसे पर किलोमीटर, जो कोई भी गाड़ी, कोई भी सीएनजी, कोई भी स्कूटर आपको नहीं दे सकता है। हाँ, कमियां भी है। मैंने बताया कि पीछे बैठने वाले लोग थोड़ा सा बुरा मानते हैं, हालांकि उन्हें जगह बहुत मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी मैंने बताई दी, बूट स्पेस। इसके अलावा इस गाड़ी में मजे ही मजे, यानी मौजा ही मौजा। पसंद आए तो खरीद लेना, काम का पीस है ये। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल ना दबाइए, दबा दीजिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और अच्छे वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखते रहिए आस्क कार गुरु। चलते हैं।